नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम करने जा रहे हैं 13 नवंबर का करंट अफेयर के यूपीएससी और पीसीएस बेस जो क्वेश्चन बनते हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, आसियान भारत संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा गया है? आसियान भारत संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहली स्टेटमेंट क्या दी गई है? भारत वर्ष 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार तथा वर्ष 1996 में एक डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल हुआ। सेकंड स्टेटमेंट हमारी होगी, आसियान भारत देशों वर्ष 2021 से 2025 के लिए आसियान भारत कार्य योजना को अपनाया गया। और थर्ड स्टेटमेंट हमारी होगी, हाल ही में 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आभासी रूप से वियतनाम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो आपसे पूछा गया कि ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई है आसियान से संबंधित वो कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, 1, 2 और 3, क्योंकि ऊपर जो तीनों स्टेटमेंट दी गई हैं, एक स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट आपकी ये हो गई, तीसरी स्टेटमेंट आपकी ये हो गई, तो तीनों ही स्टेटमेंट आपकी सही होंगी कि भारत वर्ष 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार तथा वर्ष 1996 में एक डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल हुआ, बिल्कुल सही होगी। और सेकंड होगी, आसियान भारत देशों वर्ष 2021 से 2025 के लिए आसियान भारत कार्य योजना को अपनाया गया, यह स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही होगी। और हाल ही में 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आभासी रूप से वियतनाम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, यह स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही होगी। तो इसीलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 1, 2 और 3, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो हमारी आसियान से संबंधित हैं। यहां पे आप देखेंगे क्या दिया गया है आपको यहां पे कि आसियान जो है वो आसियान के साथ भारत का संबंध हमारी विदेश नीति की एक प्रमुख आधारशिला के रूप में उभरा है, जिसका विकास कब हुआ था? 1990 के दशक की शुरुआत में भारत द्वारा प्रारंभ लुक ईस्ट पॉलिसी से माना जाता है। जो आसियान है उसका संबंध भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख पहलू है और इसका विकास 1990 की दशक की शुरुआत में भारत द्वारा प्रारंभ लुक ईस्ट पॉलिसी से माना जाता है। पहली स्टेटमेंट हमारी सही क्यों होगी? क्योंकि वर्ष 1992 में भारत को आसियान का क्षेत्रीय भागीदार, सेक्टर पार्टनर तथा वर्ष 1996 में एक डायलॉग पार्टनर बनाया गया था। 1992 में क्या बनाया गया था? भारत को आसियान का एक क्षेत्रीय भागीदार, और 1996 में क्या बना दिया गया था? एक डायलॉग पार्टनर बना दिया गया था। इसीलिए हमारी जो स्टेटमेंट नंबर 1 थी वो ठीक हो जाती है। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट में क्या है? आसियान भारत द्वारा वर्ष 2021 से 2025 के लिए आसियान भारत कार्य योजना को अपनाया गया। आसियान भारत की कार्य योजना शांति, प्रगति और साझा समृद्धि के लिए आसियान भारत सामरिक भागीदारी के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन करती है। और यही कारण है कि हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट थी वो भी हमारी ठीक हो जाती है। आसियान भारत द्वारा कब अपनाया गया? तो आसियान भारत द्वारा 2021 से 2025 के लिए आसियान भारत कार्य योजना को अपनाया गया है। कब तक के लिए? 2021 से 2025 तक के लिए। और आसियान जो है वो भारत की कार्य योजना, यहाँ की शांति, यहाँ की प्रगति और साझा समृद्धि के लिए आसियान भारत सामरिक भागीदारी के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन करता है। उसके बाद में तीसरी स्टेटमेंट हमारी क्या थी? तो हाल ही में 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, कौन सा? 17वां आसियान भारतीय शिखरीय सम्मेलन आभासी रूप से वियतनाम की अध्यक्षता आयोजित किया गया। क्या कहा गया है कि अभी जो हाल ही में 17वां जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन है वो आभासी रूप से
वियतनाम की अध्यक्षता आयोजित किया गया है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना के संदर्भ में। नीचे आपको स्टेटमेंट दी गई हैं दो, तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है और स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना से संबंधित है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी क्या दी गई है? पहली स्टेटमेंट आपकी दी गई है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों को विशेष सहायता प्रदान करना है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या दी गई है? इस योजना के तहत चयनित वैज्ञानिकों को भारत सरकार द्वारा 25,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप 5 वर्ष तक जो है वो दी जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों, जो दोनों ही स्टेटमेंट हैं वो स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना के संबंधित हैं। यहाँ पे हम डिटेल से देखेंगे कि स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना है क्या। तो स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना का उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों को विशेष सहायता प्रदान करता है। इसीलिए हमारी स्टेटमेंट 1 ठीक हो गई थी। इसके बाद में इस योजना के तहत चयनित वैज्ञानिकों को भारत सरकार द्वारा 25,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप 5 वर्ष तक प्रदान की जाती है। और यही कारण है कि हमारी जो स्टेटमेंट नंबर 2 थी वो भी यहाँ पे हमारी ठीक हो जाती है। इसके बाद में क्या आ जाता है, फेलोशिप के अलावा इस योजना के तहत जो फेलोशिप है, जो 25,000 रुपये मिलेंगे, उसके अलावा इस योजना के तहत क्या क्या आता है? तो उपकरणों, कंप्यूटेशनल सुविधाओं, उपभोग्य सामग्रियों, आकस्मिकताओं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं तथा अन्य विशेष आवश्यकताओं के लिए अनुदान भी प्रदान किया जाता है। स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना के तहत फेलोशिप योजना में 25,000 रुपये तो दिए ही जाते हैं। इसके अलावा क्या क्या होता है? तो यहाँ पे जो आपके उपकरणों, कंप्यूटेशनल सुविधाओं, उपभोग्य सामग्रियों, आकस्मिकताओं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं जो आपकी होंगी तथा अन्य विशेष आवश्यकताओं के लिए भी आपको अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा, आत्मनिर्भर भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किससे रिलेटेड स्टेटमेंट आपको दी गई है? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। इनमें से आपको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो आपकी वो सही है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य है नई नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है? इस योजना के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार खोने वाले सभी संगठित तथा असंगठित कर्मचारियों को विशेष लाभ प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट 1 होगी वो बिल्कुल सही होगी आपकी। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो होगी वो आपकी बिल्कुल सही होगी। दूसरी स्टेटमेंट जो आपकी होगी वो बिल्कुल ही गलत होगी। तो यहाँ पे इसीलिए आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1, कि यह योजना जो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसके तहत एक भाग के रूप में प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य नई नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य क्या होगा? हमारा नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना होगा। यहां पे हम देखेंगे डिटेल से, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनाओं को आत्मनिर्भर भारत 3.0 का एक भाग के रूप में प्रारंभ की गई है। कौन से भाग के? 3.0 के भाग के रूप में इसको शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य नई नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य क्या होगा? नई नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना होगा। कर्मचारियों भविष्य निधि संगठन EPFO के तहत पंजीकृत संगठनों द्वारा नियुक्त नए संगठित कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के दौरान लाभ मिलेगा। और दूसरा जो है EPFO पंजीकृत संगठन यदि नए कर्मचारी की भर्ती करने
या जो पहले नौकरी खो चुके हैं वे कर्मचारी योजना के तहत कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार हैं। अतः कथन जो 2 था वो सही नहीं है। वो स्टेटमेंट हमारी क्या थी, जो स्टेटमेंट 2 थी वो हमारी बिल्कुल गलत थी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आत्मनिर्भर भारत 3.0 को एक भाग के रूप में शुरू किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो नई नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। और दूसरा क्या होगा, जो ईपीएफओ के तहत क्या होगा, पंजीकृत संगठनों द्वारा नियुक्त नए संगठित कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के दौरान लाभ मिलेगा। इसके बाद में हमारा 4th क्वेश्चन होगा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, बाजार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहा गया है, बाजार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे फिर से आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल सही होगी। तो पहली स्टेटमेंट आपकी क्या है, तो पहली स्टेटमेंट में आपको दिया गया है, किसी अर्थव्यवस्था में विस्तार की अवधि और मंदी की अवधि स्थितियां एक साथ मिलकर व्यापक चक्कर का निर्माण करती हैं। और दूसरी स्टेटमेंट दी गई है, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में लगातार किसी एक तिमाही में संकुचन देखने को मिलता है तो उसे तकनीकी मंदी की स्थिति कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। केवल एक जो बाजार अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट आपकी है कि किसी अर्थव्यवस्था में विस्तार की अवधि और मंदी की अवधि स्थितियां एक साथ मिलकर व्यापक चक्कर का निर्माण करती हैं। और आपकी जो दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ पे वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। जो बाजार अर्थव्यवस्था है उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। किसी अर्थव्यवस्था में विस्तार की अवधि और मंदी की अवधि वाली स्थितियां एक साथ मिलकर व्यापक चक्कर का निर्माण करती हैं। कौन सी? विस्तार की अवधि और जो मंदी की जो अवधि होती है वो दोनों परिस्थितियां जो होती हैं वो एक साथ मिलकर व्यापक चक्कर का निर्माण करती हैं और इसीलिए हमारी स्टेटमेंट जो एक है वो सही हो जाती है। दूसरा क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं और सेवाओं का समग्र उत्पादन, जिसे आमतौर पर जीडीपी के रूप में माना जाता है, एक तिमाही से दूसरी तिमाही तक बढ़ता है तो इसे अर्थव्यवस्था के विस्तार की अवधि कहा जाता है। क्या कहा गया है कि जब भी कोई अर्थव्यवस्था होती है उसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। एक तिमाही से जब दूसरी तिमाही तक बढ़ता है तो उसे अर्थव्यवस्था के विस्तार की क्या कहता है, अवधि कहा जाता है। उसके बाद में वहीं इसके विपरीत जब वस्तुओं और सेवाओं का समग्र उत्पादक एक तिमाही से दूसरी तिमाही में कम हो जाता है, ऊपर तो देखो बढ़ रहा था एक तिमाही से दूसरी तिमाही में और यहाँ पे क्या है, दूसरी तिमाही से पहली तिमाही में यहाँ पे घट रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में मंदी की अवधि क्या कहा जाता है। जब घटता है तो उसको क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था में मंदी की अवधि कहा जाता है। दूसरी स्टेटमेंट जो थी हमारी वो बिल्कुल गलत थी। तो यहां पे सही क्या होती, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में लगातार किसी 2 तिमाहियों तक संकुचन देखने को मिलता है तो उसे तकनीकी मंदी स्थिति कहा जाता है। तो दूसरी स्टेटमेंट जो थी वहां पे हमारी वो गलत हो जाती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, विदेशी अनुसंधान अधिनियम FCRA जिसको शॉर्ट फॉर्म है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कि विदेशी जो अनुसंधान अधिनियम हमारा जिसकी शॉर्ट फॉर्म FCRA होती है उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनमें से चारों में से ठीक नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या दी गई है, पहली स्टेटमेंट हमारी है, विदेशी अनुसंधान को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को सर्वप्रथम वर्ष 1976 में अधिनियमित किया गया था, यानी कि इसको 1976 में लागू किया गया था। दूसरी स्टेटमेंट है, किसी भी संगठन के लिए अधिनियम के तहत स्वयं को पंजीकृत कराने हेतु कम से कम 5 वर्ष के लिए अस्तित्व में होना आवश्यक है। ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी यहाँ पे।
थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या दी गई है, यदि अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई संगठन किसी भी तरह से सक्रिय राजनीति में भाग लेता है तो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक समूह माना जाएगा। और चौथी स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, कोई भी गैरकानूनी संगठन एनजीओ विदेशी अनुसंधान की 20% से अधिक राशि का इस्तेमाल प्रशासनिक खर्च पर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि बी जो स्टेटमेंट है वो विदेशी अनुसंधान अधिनियम के बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहली, तीसरी और चौथी जो स्टेटमेंट है वो विदेशी अनुसंधान अधिनियम से रिलेटेड और बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे आपकी बी जो स्टेटमेंट होगी वो आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि वो विदेशी अनुसंधान अधिनियम के रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट इसके बारे में हम डिस्कस से देखेंगे डिटेल से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, विदेशी अनुसंधान को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विदेशी अनुसंधान अधिनियम FCRA को सर्वप्रथम वर्ष 1976 में अधिनियमित किया गया था। कब लागू किया गया था इसको, 1976 में। सेकंड स्टेटमेंट क्या दी गई है, किसी भी संगठन के लिए अधिनियम के तहत स्वयं को पंजीकृत कराने हेतु कम से कम 3 वर्ष के लिए अस्तित्व में होना आवश्यक है। और वहां पे आपकी 20 स्टेटमेंट गलत क्यों हो गई थी, क्योंकि वहां पे 5 वर्ष का जो है वो टाइम दिया गया था, लेकिन इसके लिए जो अवधि है वो कम से कम 3 वर्ष की है। इसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या थी, यदि अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई संगठन किसी भी तरह से सक्रिय राजनीति में भाग लेता है तो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक समूह माना जाएगा। क्या कहा गया है कि अगर कोई भी राजनीति पार्टी में अगर वो भाग लेता है तो उसको जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको क्या नाम दे देगी, राजनीतिक समूह का नाम दे देगी। और सेकंड स्टेटमेंट जो थी हमारी वो ये थी, कोई भी गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ विदेशी अनुसंधान की 20% से अधिक राशि का इस्तेमाल प्रशासनिक खर्च पर नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट हमारी जो थी वो गलत थी। इसी के साथ हमारे आज का जो करंट अफेयर की यूपीएससी और पीसीएस बेस्ड थे क्वेश्चन थे वो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में हम करेंगे 15 नवंबर। तब तक के लिए बाय बाय।